So welcome back students. This is the fifth lecture in the series of Rajasthan JEE. Strength of material ही हमारा टॉपिक रहेगा इस बार भी. So let's begin. इस बार मैंने जो पहला क्वेश्चन लिया है, this first question is dealing with the topic of slopes and deflection. The question says that there is a cantilever beam which has the free end deflection equal to 7.5 mm and the length of that cantilever beam is 1 meter. Then what we have to find is we have to find the value of slope. We have to find the value of slope. तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के को याद रखना जरूरी है. वो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ. कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है. तो पहला रिजल्ट कैंटिलीवर बीम से रिलेटेड रिजल्ट होगा. इस रिजल्ट में मुझे एक कैंटिलीवर बीम में पहला केस है मेरे पास एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड, दूसरा केस है मेरे पास एक मोमेंट m और तीसरा केस है मेरे पास एक यूडीएल ओमेगा. तीनों केस में ये बीम बेंड करेगी तो मुझे दो वैल्यूज मिलेंगी. पहले केस में डेल्टा और थीटा. डेल्टा होगा इसका डिफ्लेक्शन और थीटा होगा इसका स्लोप जो इस एंड पे मुझे मिलेगा. तीनों के लिए मैं वही चीज निकालूंगा. तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए. और इसके केस में ये 4 है. ये 6 फॉर्मूले हैं हमारे पास 3 केसेस ऑफ कैंटिलीवर बीम के लिए. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जिस तरीके से कैंटिलीवर बीम के लिए डिफ्लेक्शन और स्लोप्स के फॉर्मूले होते हैं उसी तरीके से मुझे सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए भी डिफ्लेक्शन एंड स्लोप्स के फॉर्मूले रहते हैं. वो भी मैं आपके सामने अभी हल बना देता हूं इन फॉर्मूलोज को. तो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए फॉर्मूले हमारे पास पहला केस है कॉन्सेंट्रेटेड लोड का, दूसरा केस है मेरे पास यूडीएल का, तीसरा केस मैं मान लेता हूं बोथ एंड मोमेंट का केस मान लेते हैं हम, ठीक है. और चौथा केस हम सिंगल एंड मोमेंट का भी लेके चल सकते हैं, हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी कम है. मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी जा सकती है आपसे डायरेक्टली. तो इसके केस में मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ डेल्टा की वैल्यू 48 EI 16 EI. इसके केस में डेल्टा की वैल्यू 384 ओमेगा एल की पावर 4 अपॉन EI. थीटा की वैल्यू ओमेगा एल क्यूब डिवाइडेड बाई 24 EI. अब ये जो केस होता है ना जिसमें बोथ साइड सेम मोमेंट्स आर एक्टिंग, इसमें जो जब इसका डिफ्लेक्शन होता है बीम का, देन व्हाट आई हैव इज आई हैव दिस वैल्यू ऑफ थीटा and I have this value of theta. Both of them are equal. Reason being that both this is a symmetrical diagram. तो इसके लिए जो थीटा की वैल्यू होगी हमारे पास this will be equal to ml upon 2 EI. और जो सेंट्रल डिफ्लेक्शन की वैल्यू होती है इस केस में मेरे पास this is equal to, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ml square divided by 8 EI. अब आखिरी चीज इस प्रकार के क्वेश्चन में केस नंबर 4, इसमें क्या होगा जब मैं इसे एक साइड से रोटेट करूंगा तो यहाँ पे जो थीटा आएगा थीटा बी मान लेते हैं और ये थीटा ए मान लेते हैं. तो थीटा बी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन थीटा ए बिकॉज यहाँ पे मोमेंट लग रहा है और यहाँ पे कोई भी मोमेंट नहीं लग रहा है. तो थीटा बी की जो वैल्यू होगी दिस विल बी इक्वल टू ml डिवाइडेड बाय थ्राइस EI
ये ज़्यादा वैल्यू होगी, और एम थीटा ए की वैल्यू होगी एम एल डिवाइडेड बाई 6EI। तो ये सारे फॉर्मूलेज हैं स्लोप्स एंड डिफ्लेक्शन के जो आपको याद रखने हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे, हम वापस थ्योरी कंप्लीट, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में दिया एक कैंटिलीवर बीम है जो 1 मीटर लंबी है, जिसके ऊपर हमें एंड में डिफ्लेक्शन की वैल्यू गिवन है। तो मेरे पास स्लोप की वैल्यू कितनी होगी? This question थोड़ा सा it is an open-ended question, reason being we do not know that which kind of load is acting on this cantilever beam. So let us assume that a concentrated load of P is acting at the free end of this cantilever beam. तो हमें फॉर्मूला पता ही है, PL³ डिवाइड बाई 3EI होता है फॉर्मूला डेल्टा का, और थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? PL² डिवाइडेड बाई 2EI। इन दोनों फॉर्मूले में L की वैल्यू हमें 1 मीटर पता है जो कि क्वेश्चन में पता है, और डेल्टा की वैल्यू मुझे पता है 7.5 mm। मैं डायरेक्टली इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट करके इस थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा, और थीटा की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी ये आप लोग मुझे बताएंगे इस बार के कमेंट सेक्शन में। दिस इज अ ट्विस्ट। इस बार मैं आपको फॉर्मूले यहां पे बता चुका हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन के आंसर को थीटा की क्या वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ रेडियन एंड डिग्रीज बोथ, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो मूविंग ऑन, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग अ लैमिनेटेड स्प्रिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग अ लैमिनेटेड स्प्रिंग। लैमिनेटेड स्प्रिंग को कहां सपोर्ट किया जाता है? इज सपोर्टेड एट विच लोकेशन? ये क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, उसको समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा एक बैकग्राउंड चेक होना चाहिए कि स्प्रिंग्स किस किस प्रकार की होती है। तो मैं आपको बता देता हूं वर्बली, आप चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। स्प्रिंग बेसिकली 4 प्रकार की होती है हमारे पास: क्लोज्ड कॉइल्ड स्प्रिंग, ओपन कॉइल्ड स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग या लैमिनेटेड स्प्रिंग, और चौथी होती है हमारे पास स्पाइरल स्प्रिंग, ठीक है। तो क्लोज्ड कॉइल स्प्रिंग जो होती है दैट इज यूज्ड इन रेलवेज। ओपन कॉइल्ड स्प्रिंग जो होती है दोज आर यूज्ड इन बाइक्स। लीफ वाली जो स्प्रिंग होती है, जो इस क्वेश्चन में आपसे पूछी गई, लीफ या लैमिनेटेड स्प्रिंग, बात एक ही है, दीज आर यूज्ड इन ट्रक्स एंड ट्रॉलीज। अब लैमिनेटेड स्प्रिंग्स पे आते हैं कि लैमिनेटेड स्प्रिंग दिखती कैसी है और होती कैसी है, उसकी थ्योरी थोड़ी सी जान लेते हैं। तो लैमिनेटेड स्प्रिंग इज नथिंग बट अ स्टैक ऑफ फ्लैट प्लेट्स विच आर कर्व्ड एंड जॉइंट विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ वायर्स। वायर की मदद से इन सभी फ्लैट प्लेट्स को आपस में ऐसे करके ज्वाइन कर दिया जाता है। वेल्ड नहीं किया जाता इन फ्लैट प्लेट्स को, सिर्फ वायर की मदद से इसमें ज्वाइन किया जाता है। सपोर्ट सिर्फ यहां मिलता है सेंट्रल पॉइंट पे, और लोड अप्लाई होता है एंड्स पे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट अ फ्लैट प्लेट इज ऑल अबाउट। एक सिंपल प्लेट है, उसको बेंड कर दिया, वायर से जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि ऑल दीज प्लेट्स एक्ट इंडिपेंडेंटली, तो इनका जो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम होगा ये अलग अलग बनेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि n प्लेट्स को स्टैक किया मैंने, ठीक है। तो n प्लेट्स को स्टैक करके जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इसमें जनरेट होता है उसका फॉर्मूला होता है 3/2 PL डिवाइडेड बाय NBD स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। अब आप कहेंगे सर शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा? शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज इस टाइप की लैमिनेटेड स्प्रिंग में शियर स्ट्रेस की वैल्यू नेग्लिजिबल होती है, शियर स्ट्रेस ना के बराबर होता है। इसको डिजाइन सिर्फ बेंडिंग के लिए ही किया जाता है। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। एक और चीज होती है इस प्रकार की स्प्रिंग्स में, वो ये होती है कि आपसे पूछा जा सकता है कि इसके इन दोनों रियर एंड्स पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू, डिफ्लेक्शन मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला PL³ डिवाइडेड बाय NBD³ इनटू E। अब इस फॉर्मूले में मैं हर टर्म को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। देखिए सिंपल है, P है वो लोड जो कि अप्लाई हो रहा है, L है इसकी लेंथ, फ्लैट प्लेट की लेंथ, B और D उसके क्रॉस सेक्शनल के डायमेंशंस हैं, और E इसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, ठीक है। और n क्या है हमारे पास? n इज द नंबर ऑफ प्लेट्स व्हिच हैव बीन स्टैक्ड टुगेदर। सो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट अ लीफ स्प्रिंग और अ लैमिनेटेड स्प्रिंग। अब इतने से डेटा की मदद से आप ये बता सकते हैं कि उसे कहां सपोर्ट किया जाता है। सिंपल है, सेंटर पे उसको सपोर्ट किया जाता है।
मेरी बात समझ में आ गई? मूविंग ऑन, द थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ कॉलम. थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ कॉलम. तो कॉलम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. सबसे पहले कुछ थ्योरी. कॉलम बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लॉन्ग कॉलम, एक होता है शॉर्ट कॉलम. इन दोनों को डिफाइनिंग पैरामीटर क्या होता है? इनकी फेलियर मैकेनिज्म. फेलियर मैकेनिज्म कैसे? लॉन्ग कॉलम वो कॉलम होता है जिसमें फेलियर होता है बकलिंग की वजह से, और शॉर्ट कॉलम वो कॉलम होता है जिसमें फेलियर होता है क्रशिंग की वजह से. तो इसका मतलब ये नहीं है कि लॉन्ग कॉलम में क्रशिंग नहीं होगी. लॉन्ग कॉलम में क्रशिंग हो सकती है, लेकिन पहले बकलिंग होती है, इसकी वजह से उसको लॉन्ग कॉलम कहा जाता है. अब हम आते हैं दो थ्योरीज पे. एक थ्योरी होती है मेरे पास यूलर की थ्योरी. यूलर की थ्योरी होती है. तो जो यूलर की थ्योरी होती है मेरे पास, दिस इज ऑलवेज वर्किंग ओनली फॉर द लॉन्ग कॉलम. लॉन्ग कॉलम के लिए यूलर की थ्योरी वैलिड होती है मेरे पास. और दूसरी थ्योरी होती है रैनकाइन की थ्योरी. रैनकाइन की जो थ्योरी होती है, लॉन्ग प्लस शॉर्ट हर प्रकार के कॉलम के लिए इसको उपयोग किया जा सकता है. इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ यूलर की थ्योरी के बारे में बात करूंगा, रैनकाइन की थ्योरी के बारे में बात नहीं करूंगा. तो यूलर की थ्योरी, यूलर की थ्योरी के लिए वही तीन जादुई शब्द, जो एक और सेट ऑफ जादुई शब्द है, वो क्या है कि आइसोट्रोपिक्स जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए यूज होते हैं, आइसोट्रोपिक, होमोजीनियस एंड इलास्टिक मटेरियल. ये तीन चीजें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में निहित है. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सब्जेक्ट में इन तीनों चीजों को आप हर अजम्पशन में देख लेंगे. आइसोट्रोपिक, होमोजीनियस एंड इलास्टिक मटेरियल. जो पहला लेक्चर मैंने बनाया था उसमें इन तीनों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ. ठीक है, तो ये तीनों तो होने ही चाहिए मटेरियल. साथ साथ में मटेरियल एक लॉन्ग कॉलम होना चाहिए, यानी उसका फेलियर होना चाहिए बकलिंग के लिए, बकलिंग की वजह से, है ना. तो मूविंग फॉरवर्ड, यूलर ने एक वैल्यू दी क्रिटिकल लोड की, जो कि थी पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल इफेक्टिव का स्क्वायर. दिस वाज द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल लोड गिवन बाय यूलर. यानी कि एक कॉलम के ऊपर जब भी मैं इस क्रिटिकल लोड से ज्यादा की वैल्यू को पुट अप कर दूंगा तो वो बकल हो जाएगा. यानी इस लोड पे उस कॉलम की बकलिंग, उस लॉन्ग कॉलम की बकलिंग हो जाती है. अब इसमें बाकी चीज तो सेम है, जैसे पाई तो पाई है ही, ई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी पता ही है, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस. सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दीजिए, दैट इज आई. एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ आई. देखिए आई की दो वैल्यूज निकाली जा सकती हैं, एक एक्स एक्स के अबाउट, एक वाई वाई के अबाउट. दोनों की वैल्यूज को निकालिए, जो छोटी वैल्यू होगी उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए. एल इफेक्टिव, यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात आती है. एल इफेक्टिव होता क्या है? एल इफेक्टिव इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन. पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन मतलब वो पॉइंट जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हो गई जीरो. यानी दो पॉइंट जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जीरो है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को ही मैं एल इफेक्टिव लेके चलूंगा. और नेचुरल लेंथ कौन सी होती है? सपोर्ट से सपोर्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है नेचुरल लेंथ, और पॉइंट्स ऑफ जीरो मोमेंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है ये होती है एल इफेक्टिव. तो एल इफेक्टिव की वैल्यू अलग अलग सपोर्ट कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती हैं, जो मैं यहाँ बना रहा हूँ. पहली सपोर्ट कंडीशन है मेरे पास हिंज्ड कंडीशन. दूसरी सपोर्ट कंडीशन मेरे पास वन एंड फिक्स्ड, वन एंड हिंज्ड कंडीशन. तीसरी कंडीशन मेरे पास 100% फिक्सिटी, यानी बोथ एंड हिंज्ड. और चौथी कंडीशन है मेरे पास वन एंड हिंज्ड, अदर एंड फ्री. इसके लिए एल इफेक्टिव की वैल्यू नेचुरल लेंथ के बराबर होती है. इसके लिए एल इफेक्टिव की वैल्यू L बाय रूट 2 के बराबर होती है. इसके लिए एल इफेक्टिव की वैल्यू L बाय 2 के बराबर होती है, और इसके लिए एल इफेक्टिव वैल्यू 2L के बराबर होती है. तो नेचुरल लेंथ आपको क्वेश्चन में दी होगी, उसको यहाँ पे बस आपको पुट अप करना है और पी क्रिटिकल की वैल्यू निकालनी है. अगर जो गिवन लोड है वो पी क्रिटिकल से कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लॉन्ग कॉलम बकलिंग के लिए सेफ है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट. अब आते हैं क्वेश्चन पे. तो क्वेश्चन ये दिया है कि कौन सी मैक्सिमम क्रिपलिंग लोड किस केस में आएगा, इन चारों में किस केस में मैक्सिमम क्रिपलिंग लोड आएगा. तो इसका आंसर होगा फिक्स्ड एंड के केस में. ये फिक्स्ड एंड में जब मैं L बाय 2 की वैल्यू को पुट करूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स दिस होल टर्म, दैट इज 4 टाइम्स पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर. ठीक है, और ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि बोथ एंड फिक्स्ड के केस में मुझे मैक्सिमम क्रिपलिंग लोड की वैल्यू मिलती है. सो दिस इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ आई विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस सीरीज. सो मूविंग ऑन टू द fourth question in this lecture.
This question is also related to columns. The question talks about two terms, that is slenderness ratio and the radius of gyration, जिसके बारे में अभी आपको बताऊंगा. तो देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूं कि यूलर के क्रिटिकल लोड के फॉर्मूले ये होता है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल इफेक्टिव का स्क्वायर. इसमें मैंने आपको दो टर्म अभी नहीं बताए. दो टर्म क्या? द फर्स्ट वन इज लैम्डा, दैट इज स्लेंडरनेस रेशियो. स्लेंडरनेस रेशियो, स्लेंडरनेस रेशियो इज इक्वल टू एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम. अब आप पूछेंगे सर आर मिनिमम क्या है? एल इफेक्टिव तो मैं आपको बता चुका हूं. आर मिनिमम इज द वैल्यू ऑफ द मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन. मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन. और इसका जो फॉर्मूला होता है दिस इज इक्वल टू रूट आई बाय ए. आई मिनिमम बाय ए. आई मिनिमम तो मैं आपको पहले बता दिया था. आई मिनिमम ये वही आई मिनिमम है जो कि यहाँ पे लिखा है. तो आई मिनिमम इज द मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस, जो आपको पता ही है. ठीक है, तो इसका मतलब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि आई मिनिमम की वैल्यू जो है दिस इक्वल टू ए इंटू आर मिनिमम का स्क्वायर. ठीक है, अब ए इंटू आर मिनिमम के स्क्वायर की वैल्यू को अगर मैं यहां पे डायरेक्टली पुट कर दूं तो व्हाट आई विल गेट इज पाई स्क्वायर ई ए आर मिनिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल इफेक्टिव का स्क्वायर. इसी फॉर्मूले को अगर आर को मैं नीचे ले जाऊं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं पाई स्क्वायर ई ए अपॉन लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्रिटिकल. ठीक है, या सिग्मा सी, अगर ए को नीचे ले जाऊं तो पाई स्क्वायर ई ए अपॉन लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू द क्रिटिकल स्ट्रेस फॉर बकलिंग इन केस ऑफ अ कॉलम. ठीक है, दिस इज द होल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूलर्स फॉर्मूला. इसका मतलब कि एक वैल्यू होती है मेरे पास माइल्ड स्टील के केस में, जो कि बहुत फेमस केस है माइल्ड स्टील का. माइल्ड स्टील के केस में एक सिग्मा सी की वैल्यू होती है कुछ, जिससे वैल्यू कम होनी चाहिए स्ट्रेस की, वरना क्या होगा कि वो कॉलम बकल कर जाएगा. और ये सिग्मा सी डिपेंड करेगा किस पे? लैम्डा पे. जो लैम्डा की वैल्यू होती है माइल्ड स्टील के केस में, लैम्डा सी की वैल्यू जो होती है वो होती है 88.8. लोग 80 भी लेके चलते हैं, पर ठीक है, यानी ये क्रिटिकल वैल्यू होती है मेरे पास स्लेंडरनेस रेशियो की. ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है. अब आते हैं क्वेश्चन पे. क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉलम है जिसके दोनों एंड्स हिंज्ड है मेरे पास, जिसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है मेरे पास, जिसका डायमीटर है 160 mm. तो उसका स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू क्या होगी? स्लेंडरनेस रेशियो क्या होगा? एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय आर मिनिमम, ये तो सबको पता है. अब आते हैं हम आर मिनिमम की वैल्यू को मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा. वो कितनी होती है? रूट ऑफ आई मिनिमम बाय ए होती है. तो रूट ऑफ आई मिनिमम मतलब एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, इसका डायमीटर डी है, तो उसके लिए तो एक्स एक्स और वाई वाई के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सेम होगा, और उसकी वैल्यू होगी पाई बाय 64 इंटू डी की पावर 4. दिस इज आई एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर होल अंडर रूट विल बी इक्वल टू आर. इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू 16, दिस विल बी इक्वल टू डी स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू डी बाय 16, डी स्क्वायर बाय 16 होल अंडर रूट इज इक्वल टू डी बाय 4. दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन. ठीक है, अब रेडियस ऑफ गायरेशन डायमीटर पे डिपेंड कर रहा है, 160 mm है. इसको यहाँ पे आप लोग पुट अप कर देते हैं. 160 बाय 4 इज इक्वल टू 4 4 so 16 और 0 यानी 40. दिस इज द वैल्यू ऑफ आर. और लैम्डा की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी? एल इफेक्टिव दिया है हमारे पास 5 मीटर, यानी 5000 mm डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू व्हाट? 125. So this is the value of slenderness ratio. ठीक है, moving on to the last question of this lecture. This question is basically dealing with a new concept which is known as 3-inch arch. 3-inch arch. तो 3-inch arch के बारे में पहले थोड़ा सा जान लीजिए. 3-inch arch एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके दोनों एंड्स पे हिंजेस होती हैं और जिसके सेंट्रल पॉइंट पे भी हिंज होती है. इसे हम कहते हैं क्राउन. दिस इज नोन एज अ क्राउन. and the distance between this and crown and the supports is known as rise. This is known as span. And there are two kinds of arches which can be formed. The first one is a parabolic arch and the second one is a circular arch.
यानी ये दो आकार हो सकते हैं मेरे पास 3 इंच आर्चेस के। 3 इंच आर्च एक स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है, यानी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी 0 के बराबर है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसके लिए। अब इसका एक अगर मैं पैराबोलिक आर्च की बात करूं तो अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करता हूं कि दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, देन आई कैन very easily represent this parabolic arch by the following formula: y is equal to 4h upon L square into x into L minus x. This is the value of the coordinates of a parabolic arch. अब बात करते हैं कि आर्च बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। Why did we need to develop an arch? आर्च इसलिए बनाने की जरूरत पड़ी because whenever a load is applied on this arch, the arch automatically develops two reactions in the horizontal direction along with the vertical reactions. और ये जो horizontal reactions जो डेवलप होंगे, जब मैं इस पे vertical loading लगाऊंगा तो horizontal जो reactions डेवलप होंगे वो क्या करेंगे, इस आर्च पे लगने वाले बेंडिंग मोमेंट को रिड्यूस करेंगे। क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। अगर बेंडिंग मोमेंट को रिड्यूस कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके फेलियर के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो दैट इज व्हाई एन आर्च इज मेड। ठीक है, अब एक वैल्यू होती है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की जो आपको याद रखनी है, ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8h। जब मेरे पास एक 3 इंच आर्च होगा जिसके ऊपर यूडीएल लगा दूंगा मैं, तो हॉरिजॉन्टल जो रिएक्शन जनरेट होगा उसका फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है। एक और चीज आपको याद रखनी है कि एक 3 इंच पैराबोलिक आर्च के केस में जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो हर पॉइंट पे 0 होता है। ये आपको याद रखना है। एक 3 इंच पैराबोलिक आर्च में जिसमें यूडीएल लगा है उसके हर पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होती है 0। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न। और अब आते हैं क्वेश्चन पे, दैट इज टेम्परेचर की वजह से वेरिएशन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि टेम्परेचर अगर मैंने इसका बढ़ा दिया, इस आर्च का टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा देता हूं तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, ये जो हिंज लगी हुई है मेरे पास, ये जो हिंज होगी, this is going to allow that expansion and there will be no restraint in this particular structure. That is why due to the absence of the restraint there will be no temperature stresses which will be developed. इसका आंसर है there will be no temperature stresses. ठीक है, so this is all for today and I'll be meeting you in the next lecture. Hope you like the lecture. तो इसको लाइक कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट सीरीज। थैंक यू।